आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ फकला। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला जी की रिहाइशगाह पर आज जम्मू की सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने जो है मुलाकात की है और बड़े लंबे वक्फे तक ये मीटिंग जो है वो चली है। बातचीत करेंगे इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई हैं और बिलखसूस जम्मू को लेकर क्या कुछ बात हुई है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जम्मू का व्यापारी तबका जो है पिछले दिनों परेशान था, जम्मू के जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। दरबार मूव बंद होने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। उसके अलावा जम्मू के जो नौजवान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। राका जी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और सेंट्रल जोन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनाब वक्दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सीएम साहब की रिहाइश गाह पर जम्मू की सिविल सोसाइटीज ने जो है उनसे मुलाकात की है। बड़ा लंबा अरसा जो है ये मीटिंग भी हुई है, मीटिंग चली है। क्या कुछ बातें मीटिंग में निकल के सामने आई? शुक्रिया अगला जी। आज उमर साहब ने सिविल सोसाइटी की मीटिंग ली जम्मू की। इससे पहले श्रीनगर में हुई मीटिंग। तो जैसे ही उमर साहब बने थे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने ये सोचा कि जो सिविल सोसाइटी एक एक जो सरकार की एक बोन होती है, तो उसी मुद्दे पे उन्होंने ये सोचा कि भाई सिविल सोसाइटी के साथ बात की जाए। क्योंकि जब कभी कोई मुश्किल सरकार को पड़ती है तो फिर सिविल सोसाइटी को अप्रोच करते हैं, फिर सोसाइटी आती है, फिर लोगों के साथ बात करती है। तो उमर साहब ने ये सोचा, वो उन्होंने कहा भी वहाँ कि मैं इसलिए मीटिंग ली कि भाई जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो तब तो हम आपको कॉल करते हैं, क्यों ना हम बिना काम के ही आपको कॉल करें और आपकी बात सुने और अपनी भी बात रखें और अपनी भी और आप भी अपनी बात रखें। आज उसी मुद्दे पे आज सिविल सोसाइटी की और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ शामिल थी, तो लोग वहाँ आए हुए थे, उन्होंने बात की। उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी थे, जावेद राणा जी थे, सकीना अट्टू जी थी और नासिर वानी थे और सतीश शर्मा जी थे और उनके तमाम अफसर भी उनके साथ थे। और उन्होंने लोग अपनी अपने लोगों ने बात रखी, जो भी उनके मुद्दे थे और कैसे जम्मू को इकोनॉमिक की बढ़ाई जाए या कैसे ये दूर की जाए जो बेरोजगारी है, या नशा कैसे रोका जाए और डेवलपमेंट कैसे की जाए और जो इंडस्ट्री हमारी फेल हो चुकी है जम्मू में वो कैसे की जाए, उसी पे बात हुई। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग है 10 साल बाद हुई है। वहीं लोग सारे हम भी देख रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे थे कि भाई पहले हमें 7-8 साल से तो हमने कभी देखा नहीं, 10 साल से, और 10 साल बाद ये मीटिंग हुई। कितना अरसा बीत गया और मीटिंग नहीं हुई। बड़ा अफसोस की बात है कि जो सिविल सोसाइटी मतलब कि सरकार को चलाती है, लोगों की मदद करती है, उसमें जो लोग थे वो बुजुर्ग और कोई अफसर रिटायर और कोई कोई एनजीओ चलाता है, कोई मतलब जो डिफरेंट लोग थे वहाँ, तो उनको बुलाया नहीं जाता। सरकार अपनी मर्जी से ही काम करे, कम से उनकी राय लेनी चाहिए, कम से उनसे बात करनी चाहिए। जब हमें जरूरत पड़ती है तब तो हम उनसे बड़ी मजे से बात करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बैठाते हैं, और जब नई जरूरत होती है तो उनसे बात नहीं करते। और उमर साहब ने ये एक पहल की, मैं उमर साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनके कैबिनेट को मुबारकबाद दूंगा, उनके जो साथी हैं उनको मुबारकबाद दूंगा, उन्हें ये पहल की, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। राकेश जी, जम्मू के किन किन मुद्दों पर जो है वो बात इस मीटिंग के अंदर हुई है? जम्मू का व्यापारी वहां पे था, जम्मू के सिविल सोसाइटी के लोग वहां पे थे, जम्मू के बेरोजगार नौजवानों के जो रहनुमा बनते हैं वो वहां पे थे, आप लोग वहां पे थे। जम्मू की क्या बात हुई? देखो, जम्मू सारी जम्मू की ही बात हुई, क्योंकि ये जम्मू की मीटिंग थी, तो यहाँ कश्मीर की बात नहीं हुई, ये जम्मू की ही बात हुई। और ये इंडस्ट्री के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वहाँ प्रेसिडेंट और उनकी टीम थी वहाँ, उन्होंने अपने इंडस्ट्री के बारे में बात रखी। हमारे रतनलाल गुप्ता जी से जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू सूबे के, उन्होंने बात रखी वो इंडस्ट्री पे, या जो भी जितने भी यहाँ मुश्किलात हैं उनकी बात रखी। और इंडस्ट्री पे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और जो इंडस्ट्री में जो लोग लगे वो लोकल लोग होने चाहिए, ताकि 90%, जब हमारी सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब हमने एक ऑर्डर निकाला था कि 80% और 90% जो जो भी फैक्ट्री में लोकल लोग होने चाहिए, 10 या
15% बाहर के, तो वो भी एक मुद्दा एक लोगों ने बात रखी। वो उन्होंने बोला कि भाई लोकल लोग यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं वहां वहां उनको तो सब मिल जाता है, जो छोटी इंडस्ट्री है वो सारी फेल हो चुकी हैं, वो बंद के कगार पे है। उस पर ज्यादा जोर दिया गया कि भाई छोटी इंडस्ट्री ली जाए, उनको आसानी से उनको लोन मिले और आसानी से वो लगे, ताकि हमारे जो बेरोजगारी है कुछ हद तक उससे दूर हो सके। सरकार की एक स्कीम है राका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत हर गरीब व्यक्ति को घर मिल रहा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक व्यक्ति जिसका 2011 में एक कुंबा था, आज उसके 4 कुंबे बने हैं। अगर 4 बेटे हैं तो वो चारों बेटे अपनी अपनी जगह रह रहे हैं। कुछ बेटे अमीर भी हैं, कुछ बेटे गरीब भी हैं। लेकिन इसका कोई सर्वे जो है 2014 के बाद नहीं हुआ, और आज राशन कार्ड यूनिक होने की वजह से, सिंगल राशन कार्ड होने की वजह से, क्योंकि राशन कार्ड की बाइफरकेशन नहीं हुई, तो उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। इस चीज को लेकर कोई बात वहां मीटिंग के अंदर हुई है, और क्या कुछ सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाने जा रही है कि राशन कार्डों को अब जो है वो बाइफरकेट किया जाए, लोगों के अलग से राशन कार्ड बनाए जाएं, ताकि जो इस तरीके की दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं, यहाँ लोगों के इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनते, ये तो हालत है जम्मू की। तो कुछ इस तरीके की बात हुई है? देखिए, और उसके साथ जो मैं बता रहा था आपको, इसके साथ स्मार्ट सिटी की बात हुई। काफी लोगों ने वहां, जितने भी तकरीबन 80% लोगों ने, अगर 100 आदमी बोला होगा तो उस 80% उन्होंने स्मार्ट सिटी पे बात की। जो ये इन्होंने स्मार्ट सिटी लाई थी बीजेपी वालों ने, वो स्मार्ट सिटी सब ने कहा ये फेल हो चुकी है, और उन्होंने कहा इसमें घोटाला है। गांधीनगर में उन्होंने कहा कि भाई गांधीनगर में जो आपने देखा कि रोड छोटी और जो फुटपाथ है बड़े हैं, वहां लोग जा नहीं सकते, उनका सारा ठप है। और जम्मू सिटी की मैं बात करता हूँ, आपने देखा ये बाहर हमारे पार्टी के बाहर नाला कितने बार उखाड़ा, कितने बार बना, वही उखाड़ रहे हैं, वही बनाया जा रहा है। वो जो करप्शन है उनकी, उसकी भी बात हो। भाई स्मार्ट सिटी कितनी चाहिए? स्मार्ट सिटी, कोई स्मार्ट सिटी का कोई दायरा होना चाहिए भाई। इतनी इतनी स्मार्ट सिटी है ये थोड़ा ना मंदिर आपने 4 टाइलें लगा दी वो स्मार्ट सिटी, या गांधी अफसर रोड पे टाइल लगा दी तो वो स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी एक सिस्टम होता है। जो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो जिन्होंने ये स्मार्ट सिटी लाई, मैं इनसे बोलूं स्मार्ट सिटी होती क्या है? स्मार्ट सिटी अब फॉर्न में है स्मार्ट सिटी, लेकिन वो स्मार्ट सिटी उसको स्मार्ट सिटी नहीं बनाते कि भाई जो जो आगे ही सिटी बनी है उसको स्मार्ट सिटी क्या बनानी है। स्मार्ट सिटी में ये भी होना चाहिए भाई, इनको बिजली मिलनी चाहिए, इनको पानी मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, इनकी साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, नालियां अच्छी होनी चाहिए, गलियां अच्छी होनी चाहिए। ये कोई ऐसा कोई फिक्स होना चाहिए ना। यहाँ तो कोई नहीं है, एक टाइल लगा दी, लाइट लगा दी तो वो स्मार्ट सिटी होगी। और मैं एक मिनट, एक मिनट, इसी के हवाले से एक बात मुझे याद आ गई है, मैं एक बात जो है हाँ जी आपसे बोलिए। करना चाहूंगा। ये यहाँ ऊपर हमारा सिटी चौक जो एरिया है, सिटी चौक से लेकर ऊपर जब हम पुरानी मंडी जाते हैं, पुरानी मंडी जहाँ राम मंदिर है, वहां तक ये स्मार्ट सिटी की बात तो करते हैं, लेकिन इतना ये 1 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस है। और जम्मू की मार्केट के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं रश होता है तो वो इस एरिया में होता है। इस रोड की, सड़क की हालत बद से बदतर है, और इस पूरे एरिया में कोई वॉशरूम नहीं है। क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ये आपको बीजेपी वालों से जरूर पूछना चाहिए, जो यहाँ एमएलए भी हैं और जिनकी सरकार 10 साल रही है, 5 साल अंदर और 5 साल बाहर रही है। समझाने की कोशिश आपने भी नहीं बड़ी की, लेकिन लोग समझे नहीं, नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि उनको उनको उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप, अगर आप 10 साल रहे हो, अंदर भी आपकी सरकार थी, बाहर भी आपकी सरकार, आप तो बोलते थे डबल डबल इंजन 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 सरकार सरकार है, तो डबल इंजन सरकार ने ये बाथरूम भी नहीं बना सकी यार। क्या आप रोड जहां आप रहते हो, जहां से लोग आपको वोट देते हैं, जहां से आप जीते हो, वहां आप साफ सफाई भी नहीं कर सकते, रोड भी नहीं आप ठीक रख सकते, फिर स्मार्ट सिटी कौन सी हुई? कौन सा आपने डेवलपमेंट कराई? और ये स्मार्ट सिटी की मैं बात करता हूँ, जो फॉरेन में जो स्मार्ट सिटी, इन्होंने जो फॉरेन का इधर एजेंडा लाया ना स्मार्ट सिटी का, फॉरेन में स्मार्ट सिटी, सिटी को स्मार्ट सिटी नहीं बनाते, वो एक अलग एरिया लेते हैं उधर, हाँ आइडेंटिफाई करते हैं, वहां स्मार्ट सिटी, और वहां हर फैसिलिटी होती है। वहां बिजली की भी होगी, रोड, गलियां, पानी, हर चीज होगी, वो वहां स्मार्ट सिटी होती है। ये थोड़ा ना इधर वो वहां आपने पुल के ऊपर इन्होंने लाइटें लगा दी, हमारा स्मार्ट सिटी बन गई, और ऊपर आगे फ्लाईओवर पे लाइटें लगा दी, वो स्मार्ट सिटी बन गई। यहाँ आपने टाइलें उखाड़ी फिर लगा दी, स्मार्ट सिटी बन गई।
या रघुनाथ बाजार को एक पहले तोड़ी टाइल, फिर लगाई, फिर तोड़ी, वो स्मार्ट सिटी? ये स्मार्ट सिटी थोड़ा ना थी। स्मार्ट सिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए स्मार्ट सिटी में क्या आज सरकार आपकी है, आप लोग ये जो घोटाले, ये जो घपले हुए हैं, आप स्मार्ट सिटी को लेकर कहते हो घपले हुए हैं। आज सरकार आपकी है, आप अप्रोच करिए सीएम साहब से और ये जो घोटाले किए हैं इनको बाहर लाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात है वो अभी तो देखो सरकार बने हुए 2 महीने ही हुए हैं अभी तो आस्ते आस्ते पता चल रहा है ना। काफी काफी लोगों ने उधर मुद्दे उठाए, कहाँ घोटाला हो रहा है, क्या हुआ। बहुत ही ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बताई जो किसी को पता भी नहीं थी। ये फायदा होता है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ ये जो आज मीटिंग रखी हुई थी, यही फायदा होता है कि लोगों से बात निकल के आती है, पता चलता है। सरकार जो होती है वो बंद कमरे में से सरकार नहीं चलती, वो लोगों की सरकार है। लोगों की बातें पता होनी चाहिए, क्या लोग चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं। वही उसी सोच के मुताबिक आज लोगों ने बात कही। और सीएम साहब ने, जो उमर साहब ने, मैं उनका बड़ापन करता हूं, जो उन्होंने बड़ापन दिखाया कि भाई उन्होंने बोला कि ये सरकार आपकी है, ये हमारी सरकार नहीं, ये अब आपकी सरकार। उन्होंने बोला कि वो अब जो सरकार है वो आम लोगों की सरकार है, किसने वोट किसको दिया, किसने नहीं दिया, वो खत्म हो गई कहानी। अब ये सरकार आपकी, आपसे बात करके हम हमेशा। और उन्होंने ये भी बोला कि ये सिविल सोसाइटी की जो मीटिंग है, ये सिर्फ यहां तक आज ही नहीं होगी तो बंद नहीं होगी, ये रेगुलर चलेगी। और आपसे मशवरा भी लिया जाएगा, जो आपके मुद्दे होंगे हमें बताइए। उन्होंने ये भी बोला कि मेरा दरवाजा खुला है, जब आप सकते हैं, मेरे मंत्रियों का दरवाजा खुला है, आप जब भी आप चाहो वहां आ सकते हो। माइनिंग की बात हुई, चौधरी साहब वहां माइनिंग की बात हुई, माइनिंग कैसे लोग, जो चौधरी साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, जो उन्होंने स्टेप उठाया। और ये जो 2-4 लोगों को सस्पेंड किया, मैं उनको मुबारक, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इन्होंने, इनकी वजह से ही हमारा जम्मू माइनिंग का खाली हो रहा था। आपने देखा कि वो जो कठुआ से, वहां से लोग रेता, बजरी, सीमेंट, ये पत्थर लेके पंजाब भेज रहे थे। यार हमारे लोगों को 4-4 हजार रुपया ट्राली मिल रही है रेता बजरी की, और वहां आप पंजाब में भी दे रहे हो। वो बंद किया। मैं चौधरी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्हें एक अच्छा स्टेप उठाया, और इससे नकेल कसेगी उन अफसरों पर, और जो करप्शन करते हैं, जहाँ जो गलत काम कर रहे हैं, जम्मू को खाली कर रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कसेगी। राणा जी, एक आखिरी सवाल जो है नौजवानों का है, आपसे मैं समझना चाहता हूँ। जम्मू के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर ही पूरा बेरोजगारी हद से ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। वहीं एक सहारा था नौजवानों के पास, जो कुछ नौजवान पढ़े लिखे थे, थोड़ा बहुत पैसा था, तो ट्रांसपोर्टर लाइन के अंदर वो नौजवान आए थे। लेकिन अब थोड़े दिनों के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो शुरू हो रही है, और ये ट्रेन कन्याकुमारी से कश्मीर जो है वो पहुंचेगी। लेकिन जो जम्मू का बिलखसूस टैक्सी वाला है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि आगे ही हमारा जो कामकाज है वो ठप है, लेकिन जिस दिन ये ट्रेन शुरू होगी, जम्मू के नौजवानों का कामकाज मुकम्मल तौर पे ठप हो जाएगा। उसके हवाले से कोई बात इस मीटिंग के अंदर हुई? बिल्कुल, एक तो आपने वो ये बोला, पूछा था कि जो ये लोगों को, गरीब लोगों को मिलते हैं पीएमएवाई के जो मकान मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं, वो भी बात हुई उधर, वो भी आसानी से अब मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि वहाँ हमारे मंत्री भी बैठे हुए थे, तो वो भी मिलेंगे जो गरीब है। आपने सही बोला कि अब कुंभे बन गए हैं तो मुश्किलें आती हैं। मेरी तो सजेशन है, मैं तो चीफ मिनिस्टर से भी मिल के बात करूंगा, और डिप्टी सीएम साहब से भी बात करूंगा कि भाई, जो ये जिन्होंने कैटेगरी रखी हुई है गरीब के लिए, वो ऐसे गरीब की नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने रखा हुआ हमारा, उसका कुल्ली होनी चाहिए, उसका फ्रिज नहीं होना चाहिए, कूलर नहीं होना। भाई टीवी कूलर तो आजकल आम है, ये कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। ये देखना चाहिए वो कमा कितना रहा है। 10,000, 15,000, 20,000, कम से कम भी 20,000 मिनिमम होना चाहिए, कि 20,000 के जो नीचे है वो गरीब है, इतना होना चाहिए। और आप ये जो बोल रहे हैं, आपकी गाड़ियों की बात की आपने, टैक्सी, ये टैक्सी की बात नहीं है, ये टैक्सी हाँ टैक्सी की बात नहीं है, ये मेटाडोर की भी बात है, बस की भी बात है, और ये जो हमारे व्यापारी हैं, या गांधीनगर में जहाँ रुनाब जा रहे हैं, इनकी भी बात है, ये सब की बात है। क्योंकि ये अगर यहाँ रुकेगा ही नहीं कांग्रेस लोग तो। आएंगे, देखो हमारा जो टूरिज्म है वो डिपेंड है माता वैष्णो देवी पे, ठीक है, वहां से लोग आते हैं। अगर वो लोग इधर ठहरेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। ये बात हुई, और उमर साहब ने ये उनको यकीन दिलाया कि हम अगले जो टाइम आ रहा है, इसमें हम यहाँ जम्मू में डेवलपमेंट करेंगे, और ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ लोग रुक सकें।
मतलब कम से कम लोग 2-3 दिन इधर रहें, जैसे वैष्णो देवी माता आते हैं तो 2-3 दिन इधर रहें, ताकि व्यापारियों को, मेटाडोर वालों को, टैक्सी वालों को, हर को रोजगार मिले, और जो हमारे बेरोजगार लोग बच्चे हैं उनको भी रोजगार मिले। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सेंटर जोन के वाइस प्रेसिडेंट राका जी। आज जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर सिविल सोसाइटी और जो समाजी फलाह बहबूद के लिए जो तंजीमें बनती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, उनके साथ जो बातचीत हुई है, हमने बिलखसूस समझने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि जो ट्रेन अगले महीने नए साल के मौके पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने जा रही है, उस ट्रेन से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, और जो नौजवान लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा रोज़गार छिन सकता है इस ट्रेन के चलने से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उन लोगों को कामकाज नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब ट्रेन शुरू होगी तो बड़े सारे टैक्सी वाले लोग होंगे, बड़े सारे इस विभाग ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े हुए लोग होंगे जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है और पड़ेगा, और इसको सरकार किस तरीके से हल करेगी ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा, और इस मीटिंग का क्या कुछ असर जो है आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर देखने को मिलता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जुड़े रहें जेके न्यूज़ के साथ। बहुत